और शूडो फोर्स शुरू करेंगे। चलो, तो कल मैंने आपको सिखाया था, आज वो वाली बात फिर सीखते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से इसको सही करेंगे। कल मैंने ईएलपी नंबर 9 के सवाल दिए थे, 2 सवाल को छोड़ना था, मेरे हिसाब से बाकी बन गए होंगे। चलो लिखें। ये सवाल थोड़े से कठिन माने जाते हैं, पर अगर आपने इसको तरीके से समझ लिया तो पकड़ में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला लिखिए, उसी में फिर हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस भी कर लेंगे। चलो अब बिल्कुल बातचीत बंद करो, बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करते हैं। आपको दिख रहा है कि स्प्रिंग है ऊपर और नीचे धागा है, और इस तरह से सिस्टम को लटकाया गया है, रेस्ट में है। आपको कहा गया है धागे को काटने के तुरंत बाद आपको ब्लॉक्स के क्या बताने हैं, एक्सेलरेशन। क्वेश्चन लिख लीजिए। एक मुझे समझाने दीजिए, दूसरा फिर आपको ट्राई करना है। सबसे पहले क्या होगा, काटने से पहले आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी। अभी हमने किसी को भी कट नहीं किया है, तो अभी कट करने से पहले का हमें सिचुएशन समझना है। जल्दी से फोर्सेस बनाना सीखिए ताकि आपको ये बात क्लियर हो। सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे, देखें इधर mg, देखते जाइएगा फटाफट। पेन पेंसिल छोड़िए और डायरेक्ट थोड़ा सा तेज दिमाग चलाइएगा। रेस्ट है, नीचे mg, ऊपर t, mg के ही बराबर होगा, mg के बराबर होगा, तभी तो रुका हुआ है। रस्सी यहां टेंशन t है, अवे, तो 3m से भी अवे, इतना ही लगाएगी, रस्सी तो एक ही है ना, mg। खुद का 3mg, नीचे 3mg और mg 4mg, यहां 4m। तो स्प्रिंग के पास कितना फोर्स आ गया, 4m। इतना फास्ट सीखिए, 2-3 बार करेंगे तो आएगा। नीचे से कहानी शुरू करिए, mg। रेस्ट है तो ऊपर टी भी mg होगा, ये टी है तो यहां भी टी mg होगा, पर इससे अवे उससे भी अवे। इसका खुद का ये क्या है, वेट, 3mg mg 4mg ऊपर 4। क्या यहां तक सही है? अब सुने क्या किया आपने, धागा काट दिया, स्ट्रिंग को कट कर दिया। सोचें स्ट्रिंग कट हो जाएगी तो रस्सी में तो टेंशन खत्म ही हो जाएगा ना भाई। जिसको कट कर देंगे वो तो गायब हो गया ना, धागे को काट दिया तो धागा गायब। अब नया एफबीडी बना है, सभी लोग बोर्ड पे देखना, एम पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ mg। बता, क्योंकि उससे ऊपर कौन था पहले, टेंशन कहां गया, टेंशन कहां गया, क्योंकि धागा कट चुका है, धागे का तनाव खत्म। 3m पे मजे आएंगे, 3m पर देखना, नीचे 3mg तो है ही, टी गायब हो चुका है,
पर स्प्रिंग फोर्स रहेगा। यही मैं आपको कल समझा रहा था, आज भी 10 बार बोलूंगा। स्प्रिंग फोर्स अचानक से अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स होता है F बराबर kx। उसकी वैल्यू को बदलने के लिए स्प्रिंग को एलोंगेट या कंप्रेस होना पड़ेगा, तो उसमें 1 सेकंड, 2 सेकंड, आधा सेकंड, 1 मिली सेकंड लगेगा। पर काटने के तुरंत बाद एलोंगेशन तुरंत चेंज नहीं होगा, नहीं करता, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स होता है F बराबर kx। उसकी वैल्यू को बदलने के लिए स्प्रिंग को एलोंगेट या कंप्रेस होना पड़ेगा, तो उसमें 1 सेकंड, 2 सेकंड, आधा सेकंड, 1 मिली सेकंड लगेगा। पर काटने के तुरंत बाद एलोंगेशन तुरंत चेंज नहीं होगा। इसलिए देख, स्प्रिंग फोर्स पहले भी 4 mg, बाद में भी 4 mg। बस यही बात समझने है, को अचानक से चेंज नहीं करता, दैट्स इट। अचानक से चेंज नहीं करता। कौन गायब कर दिया बता, ये कहां गया, ये कहां गए, ये गायब हो गए। बाकी सब बनाया, देख 4 mg बनाया, नीचे 3 mg बनाया, नीचे mg बताया, ये क्यों गायब हो गए, ये क्यों गायब हो गए, धागा कट चुका है। बस अब आपने जो पढ़ा है इतने समय से, बताओ कौन बड़ा है, खुद बताओ कौन बड़ा है। एक ही है नीचे, कितना इक्वेशन बोलोगे, mg माइनस 0 दुनिया का हर फोर्स ए जी। पूरे चैप्टर में ही तो चल रहा है। अब बताओ कौन बड़ा, 4 mg या 3 mg, कौन बड़ा, कहां जाएगा ये, ऊपर। बोलो इक्वेशन बोलो, 4 mg माइनस 3 mg दुनिया का हर फोर्स, m नहीं 3m है, तो mg बराबर 3ma, तो a बराबर g/3। तो फाइनल आंसर 3m वाला तो g/3 से ऊपर जाएगा और m वाला g से नीचे जाएगा। आसान है, 1 मिनट में किए जा सकते हैं। नीट में आए हुए हैं सवाल 2 बार, एक आप करके देखिएगा, आपको फील आ जाएगी। केवल एक बात याद रखनी है, स्प्रिंग फोर्स अपनी वैल्यू को अचानक से नहीं बदलता। दूसरी बात, अगर आपने रस्सी को काट दिया तो रस्सी का तनाव तो 0 हो गया। काटने के तुरंत बाद का पूछा गया है, काटने के तुरंत बाद का। हाँ बोलो, सिस्टम से तो हट गया ना, तो एम दोनों का पूछा ना उसने, बोथ द ब्लॉक, बोथ द ब्लॉक, दोनों का पूछा। करेंगे एक और? काटने से पहले का एनालिसिस जरूर करें। ये काटने से पहले का एफबीडी है, और ये धागे को आपने कट कर दिया, उसके बाद धागे को कट करते ही बताओ, धागे में टेंशन 0, और वहां लिख लो कोने में 2-3 बार आएगा, स्प्रिंग फोर्स अचानक से अपने आप को चेंज नहीं करता। तो जो एफएस पहले 4 mg था, वो अभी भी 4 mg है। बोले एक और करेंगे, चलो एक और खुद करके बताओ, जल्दी बराबर आओ।
सबसे पहले काटने से पहले की सोचें कि भाई फोर्स लगाएं और डायग्राम में बनाएं सीधा। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप भी वैसा सोचें फास्ट। सब देखो, पहले सिस्टम पूरा रेस्ट में, बताओ नीचे mg, धागे में टेंशन mg होगा, यहाँ भी mg, यहाँ इसका खुद का वेट 2mg, 2mg mg 3mg, यहाँ स्प्रिंग पे 3mg, स्प्रिंग दोनों किनारे पे बराबर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यहाँ भी 3mg, यहाँ mg इसका वेट, ऊपर 4mg। इतना फास्ट सीखना चाहिए। ये तो हो गया काटने से पहले का। आया क्या? चलो फटाफट देखना। अब जो मैंने मौखिक बोला था, अब लिख के बता रहा हूं, मुझे बताना कहां दिक्कत है। यहाँ mg देख रुका हुआ है, तो यहाँ रस्सी में टी तुम सही बना रहे हो, पर टी को mg लिखो ना, रुका हुआ है। धागे अवे, ऊपर भी अवे, खुद का वेट 2mg, नीचे 2mg और mg 3mg, स्प्रिंग दोनों किनारों पर बराबर लगाती है, यहाँ 3mg तो यहाँ भी 3mg, खुद का वेट mg, 3mg और mg 4mg। बोलो क्या ये बात दिमाग में आ रही है? अब बता किसको काटा? 2m को, तो रस्सी को काटा, अब 2m का बनाओ, ये 2m का नया FBD बनाए, हमेशा नया FBD, परेशानी नहीं होना। अब बताओ, जब ये धागा ही कट गया तो ये जो तनाव था वो तो खत्म हो गया, क्या वेट खत्म हो जाएगा? क्या वेट तो 2mg रहेगा। ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स वापस लिख लो, स्प्रिंग फोर्स अपनी वैल्यू को अचानक से चेंज, खत्म। बाकी मुझे दुनिया का क्या करना, ना नीचे वाले का कुछ करना है ना ऊपर वाले का करना है, जिसकी चर्चा करनी है उसका FBD बनाया। 2m का देख, नीचे वेट लगेगा वो तो हमेशा ही लगेगा, रस्सी का तनाव खत्म हो चुका है, स्प्रिंग फोर्स उतना ही लगेगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अपनी वैल्यू को सडनली सडनली चेंज नहीं करता, तुरंत बाद। अब बताइए कहां जाएगा, खुद बोलिए, ऊपर या नीचे? कैसे पता चला? 3mg बढ़ा है, ऊपर जाएगा। तो इक्वेशन बोलो, 3mg माइनस 2mg, दुनिया का हर फोर्स ma, तो mg बराबर 2ma, a बराबर कहां? ऊपर की तरफ। बोलिए। आया? मेरे हिसाब से स्प्रिंग वाली बात समझ में आ जानी। अब अपने पास 2 क्वेश्चन है जो अपन ने छोड़े थे, अब वो भी आज कर लेना। ELP 9 2 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यहीं लिख लो। हाँ नहीं, वो तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इसका इस पे क्या प्रभाव पड़ना है? ये स्प्रिंग है, इसके अंदर तो इसका सबका इफेक्ट आ चुका है, तभी तो ये बैलेंस हो रहा है। इस एम में, इस रस्सी में आप सोचो इन सब का प्रभाव आ तो गया, तभी तो 4mg हुआ, m 2mm 4mg तभी तो हुआ। ये 3mg हुआ ही क्यों? इसका प्रभाव आ गया, इसमें इन दोनों का प्रभाव आ गया, सबका सबके अंदर तो इफेक्ट है ही। तो अपन ने तो नीचे से चालू करते गए, सबका इफेक्ट आगे से आगे आगे से आगे आता गया। बोलो कर लेंगे क्या? चलो नए पैसे हेडिंग डालिए, शूडो फोर्स, शूडो फोर्स। आज थोड़ा होमवर्क लिखना है, वो होमवर्क लिख लो। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 लिखें, क्वेश्चन नंबर 73, 73, 72, 71, 70, 69, 65, 65, 62, 58, 57, 56, बात मत कर, लिखने हैं क्वेश्चन 54,
53, 49, 48, उसके बाद 43, 42, 35, 36, 34, 33। क्लियर है? ये आज करिएगा, आपको आइडिया लगेगा। कल फिर अपन 25 सवाल और देंगे। ये थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, सब 45 मिनट में हो जाएंगे सारे। आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर लिए, धीरे 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 सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है? कल ये करके लाइएगा जरूर जरूर। चलो अब हेडिंग डालिए शूडो फोर्स। शूडो फोर्स शुरू करें। चलो अब थोड़ा सा ये आधे घंटे समझने का है, तब जाके बात बनेगी। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, यह एक इमेजिनरी फोर्स है। यह एक इमेजिनरी फोर्स है, वास्तव में रियल में ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक सामान्य 5 प्रश्न है जिनका जवाब मुझे अगले आधे घंटे में ढूंढना है। क्योंकि जब हम ये बोल रहे हैं कि यार देख शूडो कुछ होता ही नहीं है, शूडो केवल एक काल्पनिक फोर्स है, तो तुरंत प्रश्न आता है जब इमेजिनरी फोर्स है, जब रियल लाइफ में ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो भाई फिर आवश्यकता क्यों पड़ी? कितना एक बेसिक सा सवाल है। जब आप कह ही रहे हो कि ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, रस्सी में टेंशन दिखता है, वेट, नॉर्मल, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, तो जब शूडो है ही नहीं तो फिर इसकी नीड क्यों? दूसरा प्रश्न ये तो हुआ एक बेसिक फिजिक्स लवर के लिए, क्यों? अपने नीट गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस, फॉर्मूला क्या है? कौन से सवाल में मैं शूडो यूज करूं? प्रैक्टिकल बात ये है, एक जनरल फिजिक्स लवर कि हाँ भाई जरूरत क्यों है सर जब है ही नहीं तो। ये अपनी गवर्नमेंट एमबीबीएस तो भाई इसका फॉर्मूला बताओ, कौन से सवाल में लगेगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इन सब का जवाब अगले 20 से 25 मिनट में अपन क्लियर करेंगे, ताकि एक आपके पास एक ओवरऑल परसेप्शन समझ में आएगा कि वास्तव में शूडो फोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्लियर है बात? चलिए नीचे लिखिए, ये पांचों पॉइंट लिख लीजिए। इन पांचों का जवाब अगले आधे घंटे की कहानी में धीरे धीरे स्टेप से क्लियर होता जाएगा। नीचे लिखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब सुनना, क्योंकि यहां से थ्योरेटिकल सवाल खूब सारे बनेंगे तो उनको अपन को पकड़ना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब सुनते जाइए। छोटे छोटे अपन को डेफिनेशन तो रटनी है नहीं, कोई अपन को बोर्ड का एग्जाम तो देना नहीं है, अपन को कॉन्सेप्ट समझने हैं ताकि असर्शन रीजन के सवाल हिट हो जाएं और अपने क्वेश्चन बने। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कहां से आप बैठकर चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ कुर्सी पर बैठकर ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं, मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये है। अगर मैं ट्रेन के अंदर बैठकर एक बाहर बिल्डिंग को देख रहा हूं तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हो गया? ट्रेन। मैं बस में बैठ के देख रहा हूं तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? बस। मैं लिफ्ट के अंदर खड़े होकर चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? लिफ्ट। तो पहला एक बेसिक सवाल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से बैठकर आप चीजों को
ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दुनिया में दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने फिजिक्स में डिफाइन करे। पहला, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लिखते जाइए साथ साथ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सर क्या अंतर होता है? छोटी छोटी बातें सीखते हैं। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं, उस फ्रेम को हम क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम। सबसे बेसिक परिभाषा, अभी और आएगी सरल सरल डेफिनेशन, पर सबसे पहला पंच, कौन है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? जहां से बढ़िया न्यूटन्स लॉ वैलिड है, उसे हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा सरल डेफिनेशन, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सीलरेशन 0 है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में है, उन सभी को क्या कहा जाता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, हाँ सर, तो भी एक्सेलरेशन 0 है। सर रुके हुए हैं तो भी एक्सेलरेशन 0 है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन 0 हो, जो रेस्ट में हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम। पर मजे की बात है, दुनिया में कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में है ही नहीं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। आपको लग रहा है मैं आपके सामने रुका हुआ हूं, आपको लग रहा है वो डिजिटल बोर्ड रुका हुआ है, पर भैया हम दोनों अर्थ पर हैं और पूरी की पूरी अर्थ ही घूम रही है। अगर आप दूसरे ग्रह से देखोगे तो पूरी बिल्डिंग, डिजिटल बोर्ड, कमरा नंबर 506 सभी घूम रहे हैं। तो कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट में। इसका मतलब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होता ही नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। एब्सोल्यूट रेस्ट नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। आपको लग रहा है अभी मोबाइल, लैपटॉप, ये टीवी रेस्ट में, भैया रेस्ट में हमारे रेस्पेक्ट में, क्योंकि अपन भी इसी बिल्डिंग में अर्थ पे खड़े हैं। अगर हम स्पेस से देखेंगे तो पूरा टीवी, पूरा बिल्डिंग, हम सब एक घूमते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब कोई चीज तो रेस्ट में है नहीं। पर भैया हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें कहीं ना कहीं से कुछ तो चीजों को एज्यूम करना पड़ेगा। इसलिए अर्थ अर्थ इज एज्यूम टू बी assumed to be inertial frame of reference। वास्तव में अर्थ नहीं है, शब्द को गौर करिएगा, क्या है? assumed to be। एब्सोल्यूट रेस्ट में तो कोई है ही नहीं। मतलब हम अगर अर्थ से खड़े होकर चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब अर्थ कौन सा फ्रेम माना गया है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एज्यूम को जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा, एज्यूम टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। छोटी छोटी बातें अभी देखते हैं, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो यहां से 3 प्रश्नों को लॉक करिए। पहली बात तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? सरल शब्दों में बोलिए। जहां से हम बैठकर स्टडी कर रहे हैं, हम बस में बैठ के स्टडी कर रहे हैं तो बस हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ट्रेन में है तो ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कितने में कैटेगराइज किया गया? 2 भागों में, पहला इनर्शियल और दूसरा। इनर्शियल की पहली परिभाषा, जहां पर न्यूटन के नियम लागू। अरे न्यूटन के नियम होता है क्या सर? यहाँ लिख दो। अरे एक ही तो होता है भाई, एफ नेट बराबर, याद करो, 12-13 दिन हो गए एक ही चल रहा है, एफ नेट बराबर एम। ये बढ़िया लॉ वैलिड हो रहे हैं। इनर्शियल फ्रेम, ऐसा इनर्शियल फ्रेम जिसका एक्सीलरेशन 0 हो, जो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो। पर ऐसा कोई फ्रेम एग्जिस्ट ही, दैट्स व्हाई अर्थ इज assumed to be inertial frame।
तो हम ये बोलेंगे विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ जो रुका हुआ है, रुकी हुई ट्रेन इनर्शियल फ्रेम है, रुकी हुई ट्रेन इनर्शियल है, रुकी हुई लिफ्ट इनर्शियल है, हाँ या ना? अब आप सरल भाषा में बोल सकते हो, इजी गोइंग, जो फ्रेम रेस्ट में है वो कौन? इनर्शियल। मैं ग्राउंड से खड़े होकर कार को देख रहा हूं, ग्राउंड से खड़े होकर हेलीकॉप्टर को देख रहा हूं, ग्राउंड से खड़े होकर ट्रेन को देख रहा हूं, तो मैं कौन हूं? इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि मैं कहां खड़ा हूं? अर्थ पे। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है? अर्थ इज एज्यूम टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आइए नॉन इनर्शियल, खुद ही बोलिए उल्टा, खुद ही बोलिए, न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। कैसे नहीं होंगे वैलिड? अभी बताऊंगा सब, आधे घंटे की कहानी है। क्यों फेल क्यों हो गए भाई? ऐसा क्या हो गया कि ये फेल ही हो गए? दूसरी परिभाषा, ऐसा फ्रेम जिसके पास क्या है? एक्सिलरेशन, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सिलरेटेड है। अब एक्सिलरेशन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? बताओ क्या क्या कारण हो सकते हैं? स्पीड बढ़ रही हो, एक ऐसी ट्रेन जो स्पीड अप हो रही हो, वो भी नॉन एक्सिलेटेड है। ऐसी स्पीड जो स्लो डाउन हो रही हो, ऐसी स्पीड जो सर्कुलर ट्रैक पे चल रही हो। सोचो क्यों? क्योंकि उसकी क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सीलरेशन पैदा होगा। तो डायरेक्शन चेंज कुछ भी संभव है। तो बताइए इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल। बोले तो एक्सीलरेशन होना चाहिए। एक लिफ्ट जो ऊपर की तरफ एक्सीलरेटेड है और आप लिफ्ट के अंदर हो, तो आपको बोलना पड़ेगा आशीष सर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं। एक लिफ्ट जो नीचे की तरफ जा रही है एक्सीलरेटेड, एक ट्रेन जो आगे की तरफ स्पीड अप हो रही है, एक ट्रेन जो रिटार्ड हो रही है, ये सारे फ्रेम कैसे हैं? नॉन इनर्शियल। सीधा शब्द, ए जीरो इनर्शियल। सरल शब्दों में आते जाओ, ए जीरो, ए नॉन जीरो, बात खत्म। न्यूटन लॉ वैलिड, इनर्शियल नॉट वैलिड, नॉन इनर्शियल। क्या एक बेसिक बात समझ में आई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से बैठकर आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बढ़े क्या आगे? चलो अब परेशानियां देखते हैं, क्या हो रहा है भाई? क्यों न्यूटन लॉ फेल हो रहे हैं? क्यों शूडो की आवश्यकता पड़ रही है? क्या माजरा है उसको समझते हैं। पहला एक क्वेश्चन लिखें, एक लिफ्ट है जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है और एक 5 केजी का ब्लॉक धागे से लटका हुआ है। मुझे टेंशन रस्सी में निकालना है। एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, इसके लिए सोचूंगा, और एक ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के अंदर है उसके लिए सोचूंगा। अभी 30 मिनट केवल कहानी चल रही है, अभी क्वेश्चन से नहीं है। ये क्वेश्चन भी थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है कि वास्तव में अभी शूडो की वो हमें इन सवालों को ढूंढ रहा है। हम तो इन सवालों पे चल रहे हैं। अभी हमें आधे घंटे बाद ये सवाल लिख के जवाब चाहिए। आवश्यकता क्यों है, फॉर्मूला क्या है, किन क्वेश्चन में लगाना है, अभी हम इनको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, चलिए पेन पेंसिल छोड़िए, आराम से देखिए। पहले सिचुएशन समझ में आ रही है आपको? एक 5 केजी का ब्लॉक लिफ्ट में है और लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर। चलो ऑब्जर्वर ए क्या कहेगा बताइए। ऑब्जर्वर ए कौन सा फ्रेम है? पहले तो ये चिल्लाओ। अर्थ पे खड़ा है, अर्थ पे खड़ा है, अर्थ इनर्शियल। छोटी छोटी बातें, तभी डर हटेगा। ऑब्जर्वर ए आशीष सर इनर्शियल फ्रेम में है, क्या कहेगा? ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, लिफ्ट है, बताओ क्या कहेगा? ब्लॉक ऊपर जा रहा है। ऑब्जर्वर ए जो जमीन पर है क्या कहेगा? ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सिलरेट हो रहा है। ठीक है, बताओ ऊपर धागे में टी, नीचे mg, कहां जा रहा है? ऊपर। बनाओ 9 ELP, 9 ELP 200 सवाल, 200 सवाल। टी माइनस mg इक्वल टू ma, 200 सवाल का पीछे विश्वास।
ए 5, टी 25 + 50, धागे में टेंशन 75 न्यूटन। बोलो क्लियर है? ये धागे में तनाव आ गया साहब। अब सुनना, यही ऑब्जर्वर बी की चर्चा कर रहे हैं, ऑब्जर्वर बी की चर्चा कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइएगा, ऑब्जर्वर बी के लिए ब्लॉक कहां जा रहा है? ऑब्जर्वर बी के लिए रेस्ट में। आप इमेजिन कर लो, लिफ्ट में आए हो, नीचे बॉक्स रखा हुआ है, आप बॉक्स भी ऊपर जा रहा है, आप भी ऊपर जा रहे हो, आपको तो बॉक्स वहीं दिख रहा है हमेशा। इसका मतलब ऑब्जर्वर बी के लिए 5 kg रेस्ट में है। तो बताओ फोर्सेस बनाओ, नीचे mg, ऊपर t, रेस्ट है, रेस्ट रेस्ट, t बराबर 5g, बोले तो 50। यार ये तो पंगेबाजी हो गई। धागा वही, ब्लॉक वही, धागे में तनाव तो भैया तू कहीं से भी देख, धागे में तनाव तो 75 न्यूटन ही आना चाहिए था। कैसे संभव है? धागा वही है, ब्लॉक वही है, सब कुछ वही है, तो धागे में तनाव तो हर जगह से देखने पर, इसका मतलब है इसमें गड़बड़ है। न्यूटन्स लॉ गलत काम कर रहे हैं। देख लो, न्यूटन लॉ से सही उत्तर नहीं आया। मैंने तो न्यूटन लॉ लगाया जो मेरी 9 ईएलपी कह रही थी कि हाँ भाई सर रेस्ट में है, आपने कहा रेस्ट में है, रेस्ट में मैंने 9 ईएलपी में 200 सवाल किए हैं, एक ही चीज समझिए, क्या रेस्ट में तो ऊपर नीचे के फोर्स क्या होने चाहिए? तो मेरा तो टी कितना आ रहा है? 50, जबकि क्वेश्चन में तो टी तो, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। तो अब ये पहली सोच क्लियर हुई कि नॉन इनर्शियल में न्यूटन के नियम से सही उत्तर नहीं आता। पहले तो बताओ फ्रेम इनर्शियल है, कौन सा नॉन इनर्शियल, ये बोलो। बाहर वाला व्यक्ति अर्थ पे खड़ा है, बार बार बोलोगे, अर्थ पे खड़े होकर चीजों को देखने पर इनर्शियल, वो व्यक्ति लिफ्ट के अंदर खड़ा है, एक्सिलरेटेड में खड़ा है, नॉन इनर्शियल। ऑब्जर्वर बी, ऑब्जर्वर बी यहां लिखो कौन सा फ्रेम में है। अब आपको पता चला कि नॉन इनर्शियल में न्यूटन के नियम क्या हो रहे हैं? फेल। परिभाषा देखिए, न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल। आप देख लीजिए, न्यूटन के नियम लगाने पर उत्तर गलत सलत प्राप्त हो रहे हैं, हाँ या ना? अब बड़े लोग आए, बड़े लोगों ने कहा यार न्यूटन तो बड़ा आदमी है भाई, न्यूटन को तो अपन को सही करना ही पड़ेगा। इसका मतलब कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, कुछ जुगाड़ लगाए गए। इन जुगाड़ के पीछे बताओ क्या कारण? सिर्फ एक ही लॉजिक, एक ही लॉजिक, न्यूटन बड़े व्यक्ति हैं, इनको कभी फेल, ये फेल हो गए गवर्नमेंट सीट, गड़बड़ हो जाएगा काम। तो इसको क्या किया गया? मॉडिफाई किया गया और एक नए फोर्स की कल्पना की गई जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आप एक सवाल का आपके जवाब आया, कोई आपसे पूछे, आपके पास बढ़िया जवाब है, या जब सूडो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो भैया क्यों सूडो सूडो की बात करते हो? आपके पास एक सटीक आंसर है, न्यूटन के लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी जबरदस्ती लागू करवाने के लिए एक नए फोर्स की कल्पना की गई जिसे कहा गया सूडो। एक आपका आधार बन रहा है, धीरे धीरे आपके पास जवाब आ रहा है, मॉडिफिकेशंस किए गए, कुछ जुगाड़ किए गए, ताकि ताकि अब न्यूटन्स लॉ आर वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ सम मॉडिफिकेशंस। और वो मॉडिफिकेशन ही कौन है बताइए? सूडो फोर्स। अब इसका फॉर्मूला क्या दिया गया? सूडो का फॉर्मूला दिया -m × a। फोर्स का फॉर्मूला सभी जानते हैं, m × a होता है, -ma। ma किसका एक्सीलरेशन है? ये है एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। m मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिस पे आप सूडो फोर्स लगा रहे हैं।
देखते जाना भी क्या होगा, लिखते चलो। वो पुराना वाला लिखना है क्या, लिख लिया? वो लिखना है क्या? देखो कोई पीछे रहे तो इसको लिखो। 15 मिनट की और कहानी बची है, फिर सवाल में कूदेंगे। आज 3 सवाल कराऊंगा, कल 3 और कराऊंगा, तो फिर शूडो की आपकी एक बेसिक बढ़िया लेवल पर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि सीधे सवाल में आपको खुद को फील ही नहीं आएगा। अब आपको थोड़ी थोड़ी बातें बनी, थोड़ा थोड़ा माहौल बना कि अच्छा न्यूटन के लॉ नॉन इनर्शियल में सही आंसर नहीं दे रहे थे, न्यूटन को सही करवाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, कुछ फोर्सेस की कल्पना की गई, वो काल्पनिक बल ही कौन है? शूडो। क्लियर है क्या बात? बढ़ू आगे, लिख लिया क्या सभी ने? देख लो, पूरा लिखना। ऑब्जर्वर ए का कौन सा फ्रेम है, पूरा लिखना। इनर्शियल, क्योंकि वो कहां खड़ा है? ग्राउंड पर। ऑब्जर्वर बी कहां है? लिफ्ट में अंदर। ऑब्जर्वर बी कहां है? लिफ्ट में अंदर। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्वर बी। उसको लिख के जरूर काटना, आंसर गलत है, क्योंकि न्यूटन लॉ नॉन इनर्शिया में लागू नहीं हो रहा। अगर वो 75 दे देता ना भाई, बात ही खत्म हो जाती, कोई चर्चा ही नहीं करता कभी दुनिया में। 75 आ जाता, पर 75 आया नहीं। आया कितना? 50। आना कितना चाहिए था? 75। बोलो क्या बात बन रही है? ठीक है। अब ये साफ फॉर्मूला आ गया शूडो का, माइनस एम इंटू ए। माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन हमेशा एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट होगी। तो पहले फॉर्मूला बोल लो। फॉर्मूला शूडो का माइनस एम ए। माइनस मत याद करो, सिंपल एम पे याद कर लो, पर मन में याद रखना इसकी दिशा हमेशा एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट, भले ही माइनस मत बोलो। तो शूडो फोर्स का फॉर्मूला बोल लो, एम ए। शूडो फोर्स का फॉर्मूला एम ए। एम क्या है? मास। ए एक्सीलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का, जहां से बैठकर वो चीजों को देख रहा है। एम ए। एम ए। एम मास, ए ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन। बिलाल कोई है क्या? आजा, बैग आई कार्ड सब बाहर, आजा। नहीं ऐसे ही आजा, प्यारे बच्चे हैं हमारे, ध्यान रखना इनको। हाँ जा, स्वागत करेंगे तेरा, जा। चलो, तो ये बात ये क्लियर हुआ। देखो, आप कहोगे अभी तो कह रहे थे न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होते। आप पूरा वाक्य पढ़ो, एम्स का सवाल है। अगर कोई ऐसे बोले क्या न्यूटन लॉ नॉन इनर्शिया में लगते हैं? नहीं, बट विथ सम मॉडिफिकेशंस लगाए जा सकते हैं। और वही मॉडिफिकेशन कौन है? शूडो फोर्स। वाक्य सही पढ़िएगा, एम्स का असेसन रीजन का प्रश्न है। अगर मैं आपसे सीधा पूछूं क्या न्यूटन के नियम नॉन इनर्शियल में लगते हैं? आंसर है नहीं। अगला सेंटेंस, क्या न्यूटन के लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में विथ सम मॉडिफिकेशंस, विथ सम करेक्शंस, यस कैन बी अप्लाइड, दैट करेक्शंस आर नोन एज शूडो फोर्स। फॉर्मूला बताइए, एफ बराबर एम ए। माइनस बोल रहे तो अच्छी बात है, और अगर माइनस नहीं बोल रहे तो सीधा बोलो इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट। हमेशा किसके अपोजिट? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के। बोलो क्लियर है क्या? चलो अब देखते हैं, उसी प्रश्न पे चलते हैं जो अपना गलत हुआ था, देखते हैं। नेक्स्ट करूं क्या स्लाइड? आज ईएलपी नंबर 10 की शुरुआत करनी है भाई। जिन्होंने 7 8 9 नहीं करी है, थोड़ा सा स्पीड अप करें, 7 8 9 को खत्म करें। और जिनकी 9 पूरी हो गई है वो 10 पे आइए, 10 शूडो पर है। चलिए आगे कर दूं। अब वही प्रश्न फिर से ले रहा हूं,
वही क्वेश्चन फिर से, वही वाला क्वेश्चन। रस्सी, ब्लॉक कितने का था? 5। ऑब्जर्वर कहां था? अंदर। ये ऑब्जर्वर, सोचो लिफ्ट के अंदर है, मतलब इनर्शियल नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। लिफ्ट कहां जा रही है? कितने से? 5। ठीक है, अब आप सोचना सीखिए। पहली बार अब आप शूडो लगा रहे हैं, थोड़ा सा मजबूत बनना है। 10 बार लगाएंगे क्लियर हो जाएगा। पहले तो ये बताओ कौन से ऑब्जर्वर के लिए बात कर रहे हैं? ऑब्जर्वर बी। पहला छोटा प्रश्न लिखिए, ऑब्जर्वर बी क्या एक्सीलरेशन के अंदर खड़ा है? हाँ, एक्सीलरेटेड लिफ्ट में है। इसका मतलब ये कौन सा है? नॉन इनर्शियल। क्या पहला ये ओके है? ठीक है। ऑब्जर्वर बी क्या कह रहा है? 5 kg चल रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, या रेस्ट में है? बिल्कुल रेस्ट में। जो सच होगा वही बोलो ना। ऑब्जर्वर भी तो यही कहेगा ना लिफ्ट के अंदर ब्लॉक तो रुका हुआ है। उसको कैसे ब्लॉक चलता हो दिखेगा? वो तो खुद लिफ्ट के अंदर है। लिफ्ट के अंदर है, आपको बटन्स, आपके बैग आपको वहीं तो दिखते हैं, क्योंकि आप भी उतने ही एक्सीलरेशन से कहां जा रहे हो? ऊपर। बोलो क्लियर है? अब सुनो, अब आएगा शूडो। शूडो का फॉर्मूला बोलिए, m इंटू ए। एम ब्लॉक का मास इंटू एक्सीलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर कितने से जा रहा है? 5। m इंटू ए। एरो नीचे क्यों? ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट। ऑब्जर्वर कहां जा रहा है? शूडो नीचे। शूडो का फॉर्मूला F बराबर एम ए। F बराबर m किसका? मास जिस पे शूडो लगा रहे हो, इंटू ए किसका? ऑब्जर्वर का। ये आ गया शूडो। ये है आपका शूडो। अभी देखते जाना, पुराने फोर्स जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। ईएलपी नंबर 1 से 9, नीचे mg, ऊपर टेंशन। ऑब्जर्वर बी क्या कहेगा? रेस्ट। रेस्ट में न्यूटन क्या कहता है बताओ? अगर रेस्ट है तो ऊपर नीचे के फोर्स बैलेंस होने हैं। चलो ऊपर चिल्लाओ, टी। नीचे चिल्लाओ, 5g प्लस 5 इंटू 5, 50 प्लस 25 टी, 75 न्यूटन। पिछले वाली स्लाइड में देख लो, 75 न्यूटन ही बाहर वाले व्यक्ति को रस्सी में तनाव दिख रहा था, अब अंदर वाले को भी 75। इसका मतलब वाक्य बोलो, शूडो फोर्स लगाते ही न्यूटन के लॉ ने आंसर सही देना शुरू कर दिया। प्रश्न बहुत दूर है, पर पहले छोटी छोटी बात तो सीखो कि जैसे ही आपने शूडो लगाया उत्तर अचानक से सही आने लग गए। सही आने लग गए। सर माइनस एम में क्यों नहीं लगाया? भाई दिशा नीचे लगा दी ना, देख दिशा कहां लगा दी? एक्सीलरेशन कहां था? ऑब्जर्वर का ऊपर। शूडो कहां लगा दिया? नीचे। बोलो, क्या बात क्लियर हो रही है क्या? सोच समझ के बता दीजिए। अभी तो 10 सवाल आएंगे, धीरे धीरे क्लियरिटी आती जाएगी। अब एक प्रश्न और आता है, सर जब सवाल बाहर से ही सॉल्व हो रहा था ईएलपी नंबर 1 से 9 में, तो अपने जबरदस्ती पंगे क्यों ले रहे हो? ऑब्जर्वर को बाहर अंदर बैठा ही क्यों रहे हो? ऑब्जर्वर बाहर से बैठ के आंसर करता रहेगा। 75 पहले भी आ रहा था, अंदर से भी आ रहा था। दिमाग में बहुत तरह के सवाल आते हैं ना। जब प्रश्न बाहर से ही सॉल्व हो रहा है, ईएलपी नंबर 1 से 9 बाहर से ही सॉल्व हो गई पूरी ग्राउंड फ्रेम से, तो अपने पंगे लेने ही काहे को? अपन काहे को लिफ्ट के अंदर बैठ के ऑब्जर्व करें, फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, न्यूटन में पंगे आए, शूडो आए। बात, एक प्रश्न स्वाभाविक बनता है अच्छे बच्चे के दिमाग में। अब इसका जवाब देता हूं, सुनिएगा, सुनना बाद में लिखना। जैसे ये कोई वेज है। वेज का मतलब होता है एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन जो मूवेबल है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेज है। ठीक है, और ये आगे की तरफ जा रहा है, और इस पे एक ब्लॉक है, ये स्मूथ है, ये इस पे फिसल रहा है। पता है क्या होगा? सुनते जाना। अगले ही इंस्टेंट पे क्या होगा? ये ब्लॉक, ये वेज कहां चला जाएगा? आगे। ये ब्लॉक यहीं रहेगा कि नीचे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अगले इंस्टेंट पे बताओ क्या होगा? वेज और आगे चला जाएगा, ब्लॉक और नीचे आ जाएगा। अगले इंस्टेंट पे बताओ क्या होगा? ब्लॉक, वेज और आगे चला जाएगा, ब्लॉक नीचे आ जाएगा। पता है ग्राउंड से देखने पर इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन
कितना कठिन है। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। आपको ये थीटा दे रखा था, पर ये वाला एक्सलेशन और इस थीटा दूर दूर तक बिल्कुल अलग है। बाहर से देखने पर ये बहुत टफ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कितने लोग एक साथ चल रहे हैं बताइए, कितने लोग? वेज भी चल रहा है और ब्लॉक भी चल रहा है। परंतु अगर, सुनिएगा, अगर मैं अपने ऑब्जर्वर को यहीं बैठा दूं, अगर मैं अपने ऑब्जर्वर को यहीं बैठा दूं तो क्या होगा, जरा सोचिएगा। पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको आगे जाता वो दिखेगा ही। क्यों? ये तो खुद भी पता है। इसको क्या लगेगा? ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ नीचे फिसल रहा है। अब स्टडी करना आसान हो जाएगा। अगर दो दो तरह के एक्सीलेशन हो रहे हैं तो अब आपको बाहर ग्राउंड से देखने पर चीजें टफ हो रही हैं, क्योंकि ये नीचे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। और अगर आपने मेरे अपने ऑब्जर्वर को इसी के ऊपर बैठा दिया, इमेजिन करिए इसी में बैठा दिया, तो इसको आगे वाला तो फील ही, इसको लगेगा सिर्फ ब्लॉक कहां फिसल रहा है। इस तरह के सवालों को शूडो फोर्स से करना चाहिए। ग्राउंड से देखने पे सवाल करना कठिन है। और बताता हूं, सुनते जाइएगा। अभी हम ये सवाल ढूंढ रहे हैं सर, कब मैं शूडो के बारे में सोचूंगा। जैसे ये है, बताओ अभी 3 किलो 5 किलो है, कहां 5 किलो कहां जाएगा? 3 किलो। बढ़िया सवाल आपने सॉल्व किए, मस्त। इसको एक लिफ्ट के अंदर ही रख दिया, लो भाई साहब, अब परेशानी हो जाएगी। बाहर से देखने पर क्या होगा? 5 किलो 3 किलो हल्के भारी होने के कारण ऊपर नीचे, पर पूरा का पूरा सिस्टम भी ऊपर जा रहा है। कितने तरह के एक्सीलरेशन से खेल रहे हो? दो। कौन कौन से दो? मुंह खोलो। कौन कौन से दो? एक तो 5 3 का हल्का भारी, और पूरा का पूरा। पता है इस प्रश्न को कहां से करना आसान है? अंदर से बैठा दो। सोचो अगर लिफ्ट के अंदर ही होगा तो इसको पता है क्या होगा? सिर्फ 5 किलो नीचे आता हुआ दिखेगा, 3 किलो ऊपर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि पूरे लिफ्ट का मोशन उसको तो फील ही नहीं होगा। लिफ्ट के अंदर पुली लटका दी, अब आप देख रहे हो, आपको सीधा दिखेगा 5 नीचे आ रहा है, 3 ऊपर जा रहा है। जबकि बाहर से देखने पर चीजें कितनी टफ है। बाहर से देखने पर 5 3 तो ऊपर नीचे हो रहे हैं, साथ ही साथ पूरा सिस्टम भी ऊपर जा रहा है। पूरा सिस्टम ही ऊपर जा रहा है, क्योंकि पूरा सिस्टम किसके अंदर रखा गया है? लिफ्ट में। मैं कौन से प्रश्न का जवाब दे रहा हूं? किन प्रश्नों में मुझे सूडो फोर्स सोचना पड़ेगा। मैं अब इस पे आ रहा हूं, अब मैं नीट पर आ रहा हूं कि ऐसे प्रश्न दिखते ही मुझे अंदर से थॉट आना चाहिए, अरे यार ये तो सूडो से होगा, क्योंकि इसमें दो दो तरह के एक्सीलरेशन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और बताता हूं, काट, ये काट आगे जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर भाई आपने एक पुली लगा दी और एक ब्लॉक, बाहर से मामला फंस जाएगा। कोशिश करो, क्यों फंसेगा? इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सोचो कहां कहां है, कहां कहां है बताओ। एक तो कार पे रखने के कारण, और पुली पे ये भारी है तो ये, और कितने तरह का मोशन आएगा। अगर आपने ऑब्जर्वर को यहां बैठा दिया तो उसको क्या लगेगा? सिर्फ बी नीचे जा रहा है, सिर्फ बी, उसको आगे की फील ही नहीं आएगी। तो चीजें सोचना आसान हो जाएगा। ये मैं वो सिचुएशन बता रहा हूं, अलग अलग किताबों के मॉड्यूल के टेक्स्ट के सवाल, जहां आपको देखते क्लिक करना चाहिए, अरे यार यहां तो मुझे क्या लगाना चाहिए? शूडो, क्योंकि एक मूविंग मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरे मोशन का भी एक्सीलरेशन दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब इन 5 प्रश्नों को सुनते हैं जो मैंने आपसे 25 मिनट की बात करी थी। सुनते हैं। पहला बताइए, यह एक इमेजिनरी फोर्स है, ठीक बात है। ऐसा वास्तव में कोई रियल में फोर्स एग्जिस्ट? तुरंत फिर आवश्यकता क्यों? इसका आंसर दीजिए, कौन दे सकता है? न्यूटन के नियम नॉन इनर्शियल में फेल हो रहे थे, शूडो फोर्स का जुगाड़ करके आपने न्यूटन के नियम को नॉन इनर्शियल में वैलिड कर दिया था। महान व्यक्ति थे, उनका फेलियर नहीं देखा जा रहा था, इसलिए शूडो फोर्स की कल्पना की गई, ताकि नॉन इनर्शियल में भी उनको लागू किया। फॉर्मूला F बराबर ma, F बराबर ma,
माइनस लगाओगे या सोच लोगे दिशा क्या आनी चाहिए, अपोजिट। तीसरा, कौन से क्वेश्चन में सूडो फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जब दो तरह के एक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो। ईएलपी नंबर 1 से 8 में 9 में कहीं ऐसे सवाल नहीं थे, अब सवाल आएंगे ये वाले, इसको फिर सुनो, सीखो तो सही ताकि इमेजिनेशन आए। बाहर से देखने पर क्यों टफ है, क्योंकि इस ब्लॉक के पास दो मोशन हो गए, एक तो वेज पे रखे होने कारण आगे और नीचे भी फिसल रहा है, तो इसका मोशन कुछ ऐसा है, इसका मोशन कुछ ऐसा है जो कि टफ है। और अगर आदमी इसी पर बैठ गया तो एक ही दिखेगा उसको, केवल नीचे फिसलता हुआ, तो उसको हैंडल करना आसान है। ये देख, शब्द बोलना, इसको शब्द बोलना, 10 किलो 5 किलो है, अगर सिंपल मशीन होती, लिफ्ट होती, 10 नीचे 5 ऊपर, बिल्कुल, पर 10 नीचे 5 ऊपर के साथ साथ पूरा पूरा सिस्टम भी ऊपर जा रहा है। और अगर आप लिफ्ट के अंदर हो गए तो सिर्फ एक ही देखेगा, 10 भारी है नीचे, 5 हल्का है ऊपर। क्या बात क्लियर हुई? चलिए, क्या नहीं लिखा वो नोट डाउन कर ले। ये हो गया क्या, देख लो, ये हो गया। एक बार शूडो वापस बोलो, m इंटू ए, शूडो का कोई नया फॉर्मूला, m इंटू एम कौन, मास, जिसका मास जिस पर आप शूडो फोर्स लगा रहे हो, पर ए किसका, ऑब्जर्वर का। बता ऑब्जर्वर कहां जा रहा है, ए से ऊपर, तो शूडो शूडो फोर्स की दिशा हमेशा ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट लगेगी, माइनस साइन यही बता रहा है। आपने तीर का निशान अपोजिट लगा दिया, अब यहां माइनस लगाने की जरूरत, तीर का निशान उल्टा लगाने का मतलब ही यही है कि इसकी दिशा ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट होगी। बोलिए हाँ है क्या?